तो जय हिंद सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपकी टी सीरीज के चौथे सेशन में। ठीक है, आज चौथा क्लास है आप लोगों का, सब लोग को पता होगा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है इस टी सीरीज के चौथे क्वेश्चन में, और इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। तो चलते हैं अपने आज की क्लास में। उस समय को बताएं जो चाय पीते वक्त 15-20 मिनट गवा देते हैं, उस समय को हम आज बचा लेते हैं। ठीक है, चाय पीते वक्त अपने 15-30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज का, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। भारतीय किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची जो आपके 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा ये जोड़ा गया था। और यह संसद राज्य विधानसभा के सदस्यों को एक राजनीति दल से दूसरे दल में जाने यानी दल बदल के आधार पर आरोप ठहराने से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप देख सकते हो, CGL 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो दूसरी बैठक में चुने गए थे। 9 दिसंबर आपके 1946 की जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए सबसे वरिष्ठ सदस्य आपके डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन बाद में जो दूसरा आपका संविधान सभा का बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और संवैधानिक सलाहकार आपके BN राव को चुना गया था। आगे क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा है आपके SSC CHSL 2024 का है। मैं जितना भी करा रहा हूँ आपकी ये जो टी सीरीज करा रहा हूँ, इसमें जितने भी क्लास करा रहा हूँ, सारे क्लास जितने भी मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ पर डे आपके टी सीरीज में, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, टी सीरीज को देखो, बहुत प्रॉफिट होगी। ठीक है, आए क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि मेरा बेस यही है कि उस 15 मिनट को आपको नुकसान ना करें और बहुत सारे प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन देख लूँ, ताकि हमारा रिवाइज भी हो जाए और समझ में जाए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नए क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन पर एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची पर आपके केंद्र और राज्य, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों आपके कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये जो समवर्ती सूची है, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा आपके जो प्रस्तावना की जो भाषा है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की है, वो भी अवधारणा जो ऑस्ट्रेलिया की से ही ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो आपका 20वां भाग है, 20वां भाग के अंतर्गत 368 में संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और ये जो ली गई है ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है इसकी अवधारणा। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 20। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता
का उल्लेख किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के आपके राज्य के नीति निर्देशक तो जो हैं यानी डीपीएसपी 44 आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का आपका निर्देश दिया गया है। और ये उत्तराखंड जो है जो देश का पहला राज्य है जिसमें हाल ही में आपके ये लागू कर दी गई है, ठीक है, पारित की गई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आगे कि शिक्षा का अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? तो इसे 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन आपके 2002 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 21 जो है वो जोड़ा गया है और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है और इसे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी ढंग से लागू भी किया गया है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? जो 5वां का रीट जारी होती है उसमें जो शब्द है कि हम आदेश देते हैं तो किस प्रकार की रीट है? तो जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या संस्था अपनी कानूनी कर्तव्यों का पालन न करे, उसका विफल करती है, उनकी पालन करने में विफल होती है या कानून के पालन नहीं करती है तो सर्वोच्च न्यायालय जो आर्टिकल 32 या उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के द्वारा परमादेश जारी करते हैं और उसे कहते हैं कि कार्य करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परमादेश यानी कि हम आपको आदेश देते हैं। ठीक है, आगे मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू किया था वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो संविधान के भाग 4 हैं, भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के ए, जिसमें मौलिक कर्तव्य 10 हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है और जो 11वां संविधान आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, एक जो 11वां है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? उपाधियों का अंत से संबंधित है तो मामला के अधिकार के तहत आर्टिकल जो 18 है वो सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि दी जाने पर रोक लगाती है ताकि समाज में समानता बनी रहे। ठीक है, जैसे कि आपके अस्पृश्यता का फिर अंत जो आर्टिकल 17 में है उसका भी सम्मान बना रहे, क्योंकि इसे एक उपाधि मिलने के बाद अपने आप को लोग में थोड़ा सा समानता नहीं बनेगी, इसके लिए तो आर्टिकल 18 में इसकी चर्चा की गई है। आगे भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपना पद रिक्त हो जाती है, उनके दोनों पद खाली हैं, तो उनके उस समय राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई। ठीक है, भारत के सीजीआई। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों न रहे, दोनों पद रिक्त रहे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, निभाते हैं। ठीक है, कार्यगृह। ठीक है, आगे क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हैं जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 66 के ए में
आर्टिकल 66 के ए के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें राज्य की जो विधानसभा आगे आगे कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिनियम अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो लगती है 3 वर्ष के लिए लगती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। आगे केंद्रीय मंत्री के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यता के 15% तक सीमित किस संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, आगे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के जो महान्यायवादी थे वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, आगे धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों के लिए रोका जा सकता है। तो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए। आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, लेकिन लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा के पास सिफारिश के लिए भेजा जाता है, जिसके राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक इसे रोक के रखती है, और अगर ये 14 दिनों के बाद वापस नहीं करती है तो स्वतः ही पारित हो जाता है। ठीक है, आगे भारत के सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। आगे लोकसभा में शून्यकाल का अधिकतम अवधि कितना होता है। शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो आर्टिकल आपके जो शून्यकाल की अधिकतम अवधि होती है वो 1 घंटे की होती है। ठीक है, 1 घंटे की। ठीक है, जो 12 बजे से शुरू होती है, प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे के बाद शुरू होती है। आगे है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन यानी समाप्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद उत्तरदायी है। किसी राज्य में विधान परिषद, तो यह आपके आर्टिकल 169 में आर्टिकल 169 के तहत यदि किसी राज्य में विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते थे, तो सदन कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर सकता है या समाप्त कर सकता है। आगे संसद के किसी सत्र में सत्रवासन और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। सदन के किसी सत्र में सत्रवासन और लोकसभा के भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 के तहत संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रवासन यानी सत्र समाप्त करने की और लोकसभा के समय से पहले भंग करने की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो होते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के, भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति है वो 65 वर्ष तक तय की गई है। 65 वर्ष तक तय की गई है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपके 129। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ देता है। ठीक है, आगे इसका अर्थ जो है कि इसके फैसले भविष्य के लिए साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखेंगे जाएंगे और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ठीक है, आगे है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो ये जो दिलाई जाती है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। आगे किस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 219 के तहत। ठीक है, आगे पंचायती राज्य संस्थाओं के खातों के
अंकेक्षण और रखरखाव के नियम बनाने का अधिकार किसे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल के पास। ठीक है, आर्टिकल जो 243 के जे के है उसके तहत आर्टिकल 243 के जे के तहत राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों द्वारा खाते के रखरखाव और उनके डॉपित यानी अंकेक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधान तय कर सकता है। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग का किस गठन किया गया है? तो ये 280 के द्वारा, आर्टिकल 280 के द्वारा, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, आगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? मुख्य चुनाव के अलावा कितने मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 होते हैं, 2। आर्टिकल 324 के तहत वर्तमान में निर्वाचन आयोग की एक बहुत सदस्यीय संस्था है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु 21 से 14 घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा आर्टिकल जो 326 है संशोधन किया गया और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में मतदान की जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 338 के ए द्वारा, 338 के ए के द्वारा, जो 19वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपके मूल आयोग की विभाजित करते हुए आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और आर्टिकल जो आपके 338 के ए है के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का गठन किया गया है। ठीक है, आगे अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो आर्टिकल 263 के अनुसार। ठीक है, आगे नीति आयोग से संबंध में कौन सा कथन सही है नीति आयोग के संबंध में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा यह एक गैर संवैधानिक और नीति निगत थिंक टैंक है। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टी सीरीज का चौथा सेशन था वो भी समाप्त हुआ। तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल पर प्यार बनाएं, सपोर्ट करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको सीधे नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो आज का ये भी आपका सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगली सेशन में, टी सीरीज की अगली सेशन यानी कि 5वीं क्लास में मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।